बैक व्यूअर्स, तो आज हमारे साथ मौजूद है साइबर लॉ के एक्सपर्ट जैन कुरैशी। तो जैन, मुझे बताइएगा, ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है ये भी साइबर क्राइम की एक फॉर्म है, तो इससे कैसे निपटा जाए? देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड्स के जितने भी केसेस हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, दो तरह से लोगों के साथ ये फ्रॉड कमिट किए जाते हैं। या तो किसी को खौफ दिया जाता है या किसी को डराया जाता है। किसी को ये कहा जाएगा कि आपका बेटा जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया, झूठ मूठ में कहा जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा फेक कॉल्स आती हैं। या फिर किसी को ये कहा जाता है कि आपका जो आपका लॉटरी निकल आई है, लालच दिया जाता है, आपका इनाम निकला है, आपको मैसेज रिसीव होगा, आपको कोड रिसीव होगा। और होगा ये कि ये जो इस किस्म के फ्रॉड होते हैं इसमें लोग खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें लोग खुद जो है वो लालच की वजह से फंस जाते हैं। इसमें बुनियादी अवेयरनेस सिर्फ इतनी है कि कभी भी किसी के साथ अपना कोड मत शेयर करें, कभी भी किसी के साथ अपने पासवर्ड मत शेयर करें, लालच में मत आएं। और अगर कोई शख्स आपको फ़ोन करता है और वो आपको कहता है जी मुझे अपनी मालूमात दें, उसके साथ अपनी मालूमात मत शेयर करें। साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इसमें आपके पास अवेयरनेस मौजूद है और आप अपने साथ फ्रॉड नहीं होने देंगे तो फ्रॉड आपसे कभी नहीं होगा। और अगर आपके पास अवेयरनेस मौजूद नहीं है, आपको मालूमात नहीं है साइबर के हवाले से, तो आपके साथ ये फ्रॉड हो जाएगा। अच्छा जैन, रेशो कितनी है कंप्लेंट्स के हवाले से आपके पास? देखिए, इस हवाले से मेरे पास तो क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो बीइंग ए लॉयर जो हैं वो हमारे पास केसेस ऑब्वियसली आते हैं डिफरेंट हवाले से। जो क्लाइंट्स के केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे विक्टिमाइज हो रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो लोग विक्टिमाइज हो रहे होते हैं उसमें मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। डेफेमेशन के मामलात होते हैं, लोगों को डिफेम किया जा रहा होता है, बाज़ औक़ात नाजेबा तस्वीरें लगा दी जाती हैं। ऐसे है। और उसमें भी बहुत सारे लोग विक्टिमाइज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग रिलेशनशिप्स में रहे होते हैं और बाद में तस्वीरें भेज देते हैं और वो ब्लैकमेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इस तो तरीके बहुत से ही कॉमन हो गया ना। जी बिल्कुल, इस तरह, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ये गलती खुद करते हैं कि वो अपनी तस्वीरें इस तरह की एक दूसरे को भेजते रहते हैं और जब वो ताल्लुक ख़त्म होता है तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों की तस्वीरें खुद इस तरीके से एडिट करके तैयार कर लेते हैं, फेक तैयार कर देते हैं। तो उसमें ये मैं बताना चाहूँगा, इसमें सेक्शन 21 है, ऑफेंस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, सज़ा इसमें 5 साल है और ये बड़ा हीनियस क्राइम है। इसमें हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उसमें बड़े सख्त फैसले भी आ चुके हुए हैं। तो उसमें सिर्फ ये लोग आमतौर पे जो मैं समझता हूँ गलती करते हैं, वो इस किस्म का जो मटीरियल जो तैयार करते हैं वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि बाज़ बात ये भी हो सकता है कि वो शख्स जिसको आप भेज रहे हैं वो ये मटीरियल शेयर मत करे। ये भी हो सकता है कि कोई फ़ोन जो है वो चोरी हो सकता है, फ़ोन किसी गलत हाथों में जा सकता है। ये भी होता है। तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा मटीरियल मत तैयार करें। और एक और चीज़ ये है कि आमतौर पे देखें, जो ताल्लुक़ होता है वो रिस्पेक्ट की बेस पे बनाया जाता है। जिस ताल्लुक़ में रिस्पेक्ट नहीं है, जिस ताल्लुक़ में इज़्ज़त नहीं है, उस ताल्लुक़ में कभी भी ये देखा गया है कि जो 2 लोग होते हैं वो हमेशा ही अनकम्फर्टेबल होते हैं। ऐसा कोई भी शख्स, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जिसके पास इस किस्म का मटेरियल है जो किसी भी शख्स का है, चाहे वो बाज़ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे एक्स हस्बैंड ने एक्स वाइफ का जो था डाटा शेयर कर दिया और एक्स वाइफ ने एक्स हस्बैंड का डाटा। तो ऐसे मामलात में सिर्फ ये देखना चाहिए कि ना ऐसा कोई मटेरियल तैयार करें, ना किसी से शेयर करें। और अगर आप ऐसा मटेरियल तैयार कर लेते हैं तो ये याद रखें कि ये कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो सकता है। और अगर ये मिसयूज़ हो जाए तो ये कितने लोगों के पास जाएगा, इसके ऊपर फिर आपका इख्तियार ख़त्म हो जाता है। इख्तियार ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जो ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है, कितने चांसेस होते हैं कि रिकवर हो जाएगा? देखिए, इसमें आमतौर पे जो सिम्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनसे लोगों को फ़ोन कॉल्स आती हैं, या वो सिम्स जिनसे लोगों को मैसेजेस आते हैं कि आपको कोड गलती से मिल गया, ये हमारे साथ शेयर कर लें, या किसी इनामी स्कीम का हम हिस्सा बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जो सिम कार्ड होते हैं ये अनऑथराइज्ड सिम कार्ड होते हैं, ये इल्लीगल सिम कार्ड्स होते हैं। ये किसी ने किसी शख्स के नाम का सिम निकलवाया होगा और अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, हाँ। और ये आमतौर पे ये बड़े मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के जो लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये क्राइम कर रहे होते हैं, वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड किस्म के लोग होते हैं। उनके पास सिम्स जो होती हैं वो बड़ी लातादाद पड़ी होती हैं और वो क्या करते हैं कि वो सिम्स जो ही किसी के साथ फ्रॉड करते हैं वो फौरी तौर पे उस सिम को फिर ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इस तरह की जब सिम कार्ड भी जब किसी शख्स के नाम पे नहीं होगा तो इस तरह के क्राइम को लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के केसेस के अंदर जो मैं समझता हूँ अवेयरनेस की बात है वो ये है कि ऐसी कॉल्स को आप
मत रिप्लाई करें। मिसाल के तौर पे कल मुझे एक मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया हुआ था। वो ये बता रहे थे कि उनको कॉल ये आई है कि मैं आपका अजीज़ बात कर रहा हूँ, आपका रिश्तेदार बात कर रहा हूँ बाहर के मुल्क से। अच्छा। और उन्होंने जब प्रेडिक्ट करने की कोशिश की तो प्रेडिक्ट करते हुए उनके मुंह से एक नाम निकल गया। तो जो ही वो नाम निकला उसने कहा जी मैं वही बात कर रहा हूँ। अच्छा। साथ ही उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो मैं आपको आते ही वापस कर दूंगा। और उसने जस्ट टू उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उन्होंने फौरी तौर पे एक उनके साथ व्हाट्सएप के ऊपर एक बाहर के नंबर से एक चेक भी शेयर कर दिया कि ये चेक मैं आपको भेज रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक कि आप कंफर्टेबल रहें, हाँ इजी हो जाए। और 50,000 जो है ना फौरी तौर पे वो आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपके ये पैसे वापस कर दूँ। अब चूंकि वो उनको ये लग रहा था कि जिससे मेरी बात हो रही है वो तो मेरा बड़ा करीबी रिश्तेदार है और उसको पैसों की भी इमरजेंसी में ज़रूरत है, उन्होंने फौरी तौर पे ट्रांसफ़र कर दी। बाद में चल के लेटर ऑन उनको ये पता चला कि ये जो शख्स था जिसने उनको कॉल की हुई थी ये तो एक फ्रॉडस्टर था, इसने फ्रॉड किया। और इस किस्म के जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो इस तरीके से लोगों को ट्रैप करते हैं। मतलब कितना इजीली उन्होंने कर लिया ना। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये कॉल आ जाती है जी आपका बेटा जो है वो अरेस्ट हो गया। वो लोग भी वेरीफाई नहीं करते। इसी तरह बहुत से लोगों को कोई मैसेज आ जाएगा जी गलती से आपके मोबाइल फोन पे कोड आ गया, प्लीज ये जरा कोड मेरे साथ शेयर कर दें। और अगर आपने कोड शेयर नहीं किया तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। और वो लोग भी बगैर वेरीफाई किए वो भी कोड ट्रांसफर करते हैं और पता चलता है उनके अपने अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो न्यूज को वेरीफाई करना सीखें। लोग जब न्यूज को वेरीफाई करना नहीं सीखेंगे तो लोगों के साथ इस किस्म के क्राइम जो हैं वो नहीं होने बंद हो सकते। साइबर क्राइम में रोकथाम की सबसे पहली बुनियादी जो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस है वो यही है कि सेल्फ अवेयरनेस है, कि आपको खुद ये आइडिया हो, खुद ये अंदाजा हो, फिर आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। अच्छा ज़ैन, ये जो सारी आप ये ट्रिक्स बता रहे कि कोड और ये सारा, ये कोई आम बंदे का तो काम नहीं होगा। देखिए आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसको अब आज के दौर में समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि आपके पास हर किस्म का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, हर किस्म की एप्लीकेशन अवेलेबल है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जेली स्क्रीनशॉट्स तैयार करना जानते हैं। वो एप्लीकेशंस ऐसी मौजूद हैं जो किसी के साथ चैट जो है वो बना के दिखा सकते हैं। है, कोई भी लोग ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिसके ऊपर आप जाएं और आपको जाके कोई भी एडिटेड तस्वीर आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि टेक्नोलॉजी ने चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं कि अब पहले होता था कि किसी ने टेक्नोलॉजी सीखनी होती थी वो कोर्सेज करता था, अब वो वाला दौर चला गया। अब तो एप्लीकेशंस का ज़माना आ गया। फोन्स, टेक्नोलॉजी ने सब चीज़ों को बड़ा आसान कर दिया है, लेकिन इसका मिसयूज जो है वो हमें आज बताने की जरूरत है कि जो इसका मिसयूज है वो एक क्राइम है। अपने पाकिस्तान को और अगर बाहर का बियॉन्ड पाकिस्तान का मवाजना करें तो हमारे साइबर लॉ में कितनी को मतलब तब्दीलियां आपको लगता है कि होने वाली हैं? देखिए साइबर लॉज के अंदर हमें इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियों की जरूरत है। लाइक सबसे पहली तब्दीली ये है, मैं समझता हूँ कि इस लॉ की जो लैंग्वेज है वो हमें बहुत आसान करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे इसका जो विक्टिम है वो एक आम शहरी है। लैंग्वेज से मुराद मेरा ये है कि जैसे अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। अब इसका जो एक्चुअल मतलब है वो ये है कि एक फेक अकाउंट जो है वो किसी ने बनाया है और उसके थ्रू वो किसी शख्स को डिफेम कर रहा है। सही है। इसी तरीके से अब मैं बाकी टर्म्स के ऊपर तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते, जैसे स्पूफिंग है, स्पैमिंग है, ये तो इसी तरीके से ही ये टर्म्स इस्तेमाल होंगी। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें जाके आसान लैंग्वेज में लॉ को एक्सप्लेन करना होगा। फिर उसके अलावा मैं समझता हूँ इसमें लॉ के अंदर हैकिंग की जो डेफिनेशन है वो शामिल नहीं की गई। हैकिंग एज एन ऑफेंस एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक शख्स जिसके साथ कोई भी क्राइम होता है तो वो अपनी दरख्वास्त का आगाज़ यहाँ से करता है कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया। लेकिन हैकिंग को लॉ के अंदर डिफाइन नहीं किया गया। इसी तरीके से जहाँ पे आप लॉज को पढ़ते हैं वहाँ पे आपको सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स में 3 लफ्ज मिलते हैं, पब्लिक, एग्जिबिट, डिस्प्ले और ट्रांसमिट। इनको एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है कि इनसे एक्चुअली इनका मतलब क्या है, क्योंकि जब हम इसकी जब डेफिनेशन को देखते हैं या जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है किसी की तस्वीर को वायरल करना इससे मुराद है। लेकिन अगर हम इसकी इन एक्चुअल डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली तो ये किसी को कोई डाटा भेज देना भी इस जुर्म में आ जाता है। लेकिन मजीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, मजीद इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि लॉ को हर 2 साल के बाद अमेंड होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉज हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है। जब टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदलती है
तो लॉ के अंदर तब्दीली भी ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो सेक्शंस हैं जो कि इस लॉ के अंदर नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल करार दिए गए, वो सिर्फ 3 हैं, सेक्शन 10, 21 एंड 22। मजीद सेक्शंस को नॉन बेलेबल करार देना चाहिए, क्योंकि होता ये है इस किस्म के लॉज में, हमने ये देखा कि लोग इन लॉज का लूप होल्स का फ़ायदा उठा लेते हैं और फिर उन लूप होल्स का फ़ायदा उठाने की वजह से वो बाहर आके फिर उन जो हरकतों को रिपीट करते हैं, उन क्राइम को रिपीट करते हैं, फिर वो लोगों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इस लॉ को इतना मजबूत बना दिया जाए कि कोई शख्स जो है वो इसका फ़ायदा ना उठा सके और मैक्सिमम पनिशमेंट्स जो हैं वो अदालतों से हों। इसी तरीके से हमें लॉज के अंदर पनिशमेंट बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अच्छा। जो स्पेशली जहाँ पे ख्वातीन की नाजेबा तस्वीरें लगा दी जाती हैं, उनमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक करनी चाहिए। इसी तरीके से हमें ये देखना होगा कि जहाँ पे माइनर रिलेटेड जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, वहाँ पे भी हमें पनिशमेंट बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो आपने कहा, इसकी कितने रेशो में आपके पास केसेस होते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि लॉ अभी नया है, 2016 में ये लॉ आया। ओके। इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये है कि माइनर की ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर लगा देना, जिसको हम कहते हैं कि काबिल इतराज़ तस्वीर लगा देना, ये वीडियो लगा देना। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बड़ा हीनियस क्राइम है और इसमें भी अगर देखा जाए तो सज़ा कम है, 7 years की सज़ा है। और इसमें और इसमें ऑलरेडी एक केस है जिसमें सज़ा जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कोर्ट ऑलरेडी सुना भी चुकी है 7 साल की। तो इसमें देखें, हमें ये भी देखना होगा कि बहुत सारी चीज़ों में अब हमें लॉज के अंदर हमें बहुत सारी जगहों पे काम करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदलती जा रही है। आज से 3 साल पहले बीइंग ए लॉयर जो मैं अदालतों में केसेस देखता था, वो केसेस कुछ और थे, और अब जो केसेस आ रहे हैं उनमें टेक्नोलॉजी बड़ी लेटेस्ट इस्तेमाल हो रही है। उसमें लोग डिफरेंट तरीके से जो हैं उन क्रिमिनल एक्ट्स को कमिट कर रहे हैं। तो ज़रूरत ये है कि हम साथ साथ लॉ को भी अमेंड करते रहें। अच्छा, ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की आपने बात की, तो जब कोई ऐसा केस मिलता है तो क्या चांसेस होते हैं कि आप हर जगह से वो जो भी वीडियोस जो भी कुछ होता है, फिल्म्स, फोटोज जो भी कह लें उसको, किस हद तक आप उसको रिमूव करा लेते हैं? देखिए, बात यह है कि जो अनलॉफुल कंटेंट के रिमूवल की बात है, उसमें एक एप्लीकेशन होती है अंडर सेक्शन 37 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसमें अनलॉफुल कंटेंट के रिमूवल के हवाले से बात की गई है कि अगर कोई शख्स जो है अनलॉफुल कंटेंट को रिमूव करवाना चाहता है तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है। ऑब्वियसली वो FIA के पास एप्लीकेशन जाती है और FIA आगे रिक्वेस्ट करता है टू द PTA, और फिर PTA उसकी रिमूवल की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। देखिए, इसमें 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं कि जो जिन साइट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन एप्लीकेशंस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स भी मौजूद हैं। आप वहाँ पे भी रिपोर्ट करें तो वो रिमूव कर देते हैं। अच्छा, सही है। आप उनके ऊपर देखें, मसला ये है कि हम जब एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं तो हम कभी भी जो उसके प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं उनको नहीं पढ़ते, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हम कभी भी नहीं पढ़ते। हमारा तो ये होता है कि बस अब हमने डाउनलोड कर ली, हमने फौरी इस्तेमाल करनी है, चेक मार्क और बस तो आगे उसमें ये है कि अनलॉफुल कंटेंट कोई भी हो, उसको आप उसको रिमूवल के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन, जो ये एप्लीकेशंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुल्क में, ये एप्लीकेशन सारी फॉरेन एप्लीकेशंस हैं, बाहर के मुल्कों से चल रही हैं। सही है। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात इश्यूज भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे, जब आप किसी जगह पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, या आप किसी, जैसे बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा कि जब हमने कोई एप्लीकेशन ऐसी फाइल की टू FIA, तो उसमें बाज़ का थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, और उसमें टाइम लगने की वजह भी समझ आती है। उसमें वजह सबसे बड़ी ये होती है कि ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट होती है, ये उन कंपनीज को की जाती है जो कि जिनके दफातर बाहर हैं। और देखें, सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स आए थे, वो बड़े अच्छे रूल्स थे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। उनमें यही कहा गया था कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ये अपने ऑफिसेज पाकिस्तान में ओपन कर लें, और उससे होना ये था कि जो इस किस्म का कंटेंट था वो रिमूवल का एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना था, जिसमें उसको उन्होंने रिमूव करना था। तो ऑब्वियसली लॉ में अभी मजीद, जैसे मैंने कहा, बेहतरी की भी ज़रूरत है, और बाज़ औक़ात साइबर लॉज में इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बड़ा इशू आ जाता है। ऑलरेडी व्यूअर्स, तो बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज हमारे साथ मौजूद है साइबर लॉ के एक्सपर्ट ज़ैन कुरैशी। तो ज़ैन, मुझे बताइएगा, ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है, ये भी साइबर क्राइम की एक फॉर्म है, तो इससे कैसे निपटा जाए?
देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड्स के जितने भी केसेस हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, दो तरह से लोगों के साथ ये फ्रॉड कमिट किए जाते हैं। या तो किसी को खौफ दिया जाता है या किसी को डराया जाता है, किसी को ये कहा जाएगा कि आपका बेटा जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया, झूठ मूठ पे कहा जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा फेक कॉल्स आती हैं। या फिर किसी को ये कहा जाता है कि आपका जो आपका लॉटरी निकल आई है, लालच दिया जाता है, आपका इनाम निकला है, आपको मैसेज रिसीव होगा, आपको कोड रिसीव होगा। और होगा ये कि ये जो इस किस्म के फ्रॉड होते हैं इसमें लोग खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें लोग खुद जो है वो लालच की वजह से फंस जाते हैं। इसमें बुनियादी अवेयरनेस सिर्फ इतनी है कि कभी भी किसी के साथ अपना कोड मत शेयर करें, कभी भी किसी के साथ अपने पासवर्ड मत शेयर करें, लालच में मत आएं। और अगर कोई शख्स आपको फ़ोन करता है और वो आपको कहता है जी मुझे अपनी मालूमात दें, उसके साथ अपनी मालूमात मत शेयर करें। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इसमें आपके पास अवेयरनेस मौजूद है और आप अपने साथ फ्रॉड नहीं होने देंगे तो फ्रॉड आपसे कभी नहीं होगा। और अगर आपके पास अवेयरनेस मौजूद नहीं है, आपको मालूमात नहीं है साइबर के हवाले से, तो आपके साथ ये फ्रॉड हो जाएगा। अच्छा ज़ैन, रेशो कितनी है कंप्लेंट्स के हवाले से आपके पास? देखिए, इस हवाले से मेरे पास तो क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो बीइंग ए लॉयर जो हैं वो हमारे पास केसेस ऑब्वियसली आते हैं डिफरेंट हवाले से। जो क्लाइंट्स के केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे विक्टिमाइज हो रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो लोग विक्टिमाइज हो रहे होते हैं उसमें मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, डेफेमेशन के मामलात होते हैं, लोगों को डिफेम किया जा रहा होता है, बाज़ औक़ात नाजेबा तस्वीरें लगा दी जाती हैं, ऐसे ही है। और उसमें भी बहुत सारे लोग विक्टिमाइज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग रिलेशनशिप्स में रहे होते हैं और बाद में तस्वीरें भेज देते हैं और वो ब्लैकमेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये इस तो तरीके बहुत से ही कॉमन हो गया ना। जी बिल्कुल इस तरह, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ये गलती खुद करते हैं कि वो अपनी तस्वीरें इस तरह की एक दूसरे को भेजते रहते हैं और जब वो ताल्लुक ख़त्म होता है तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों की तस्वीरें खुद इस तरीके से एडिट करके तैयार कर लेते हैं, फेक तैयार कर देते हैं। तो उसमें ये मैं बताना चाहूँगा, इसमें सेक्शन 21 है, ऑफेंस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, सज़ा इसमें 5 साल है और ये बड़ा हीनियस क्राइम है। इसमें हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उसमें बड़े सख्त फैसले भी आ चुके हुए हैं। तो उसमें सिर्फ ये लोग आमतौर पे जो मैं समझता हूँ गलती करते हैं, वो इस किस्म का जो मटीरियल जो तैयार करते हैं वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि बाज़ बात ये भी हो सकता है कि वो शख्स जिसको आप भेज रहे हैं वो ये मटीरियल शेयर मत करे। ये भी हो सकता है कि कोई फ़ोन जो है वो चोरी हो सकता है, फ़ोन किसी गलत हाथों में जा सकता है। ये भी होता है। तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा मटीरियल मत तैयार करें। और एक और चीज़ ये है कि आमतौर पे देखें, जो ताल्लुक होता है वो रिस्पेक्ट की बेस पे बनाया जाता है। जिस ताल्लुक में रिस्पेक्ट नहीं है, जिस ताल्लुक में इज्जत नहीं है, उस ताल्लुक में कभी भी ये देखा गया है कि जो दो लोग होते हैं वो हमेशा ही अनकंफर्टेबल होते हैं। ऐसा कोई भी शख्स, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जिसके पास इस किस्म का मटेरियल है जो किसी भी शख्स का है, चाहे वो बाज़ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे एक्स हस्बैंड ने एक्स वाइफ का जो था डाटा शेयर कर दिया और एक्स वाइफ ने एक्स हस्बैंड का डाटा। तो ऐसे मामलात में सिर्फ ये देखना चाहिए कि ना ऐसा कोई मटेरियल तैयार करें, ना किसी से शेयर करें। और अगर आप ऐसा मटेरियल तैयार कर लेते हैं तो ये याद रखें कि ये कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो सकता है, और अगर ये मिसयूज़ हो जाए तो ये कितने लोगों के पास जाएगा, इसके ऊपर फिर आपका इख्तियार ख़त्म हो जाता है। इख्तियार ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जो ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है, कितने चांसेस होते हैं कि ये रिकवर हो जाएगा? देखिए, इसमें आमतौर पे जो सिम्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनसे लोगों को फ़ोन कॉल्स आती हैं, या वो सिम्स जिनसे लोगों को मैसेजेस आते हैं कि आपको कोड गलती से मिल गया, ये हमारे साथ शेयर कर लें, या किसी इनामी स्कीम का हम हिस्सा बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जो सिम कार्ड होते हैं ये अनऑथराइज्ड सिम कार्ड होते हैं, ये इलीगल सिम कार्ड्स होते हैं। ये किसी ने किसी शख्स के नाम का सिम निकलवाया होगा और अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, हाँ। और ये आमतौर पे ये बड़े मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के जो लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये क्राइम कर रहे होते हैं, वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड किस्म के लोग होते हैं। उनके पास सिम्स जो होती हैं वो बड़ी लातादाद पड़ी होती हैं, और वो क्या करते हैं कि वो सिम्स जो ही किसी के साथ फ्रॉड करते हैं वो फौरी तौर पे उस सिम को फिर ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इस तरह की जब सिम कार्ड भी जब किसी शख्स के नाम पे नहीं होगा तो इस तरह के क्राइम को लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के केसेस के अंदर जो मैं समझता हूँ अवेयरनेस की बात है वो ये है कि ऐसी कॉल्स को आप मत रिप्लाई करें। मिसाल के तौर पे कल मुझे मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया हुआ था, वो ये बता रहे थे कि उनको कॉल ये आई है
कि मैं आपका अजीज़ बात कर रहा हूँ, आपका रिश्तेदार बात कर रहा हूँ बाहर के मुल्क से। अच्छा। और उन्होंने जब प्रेडिक्ट करने की कोशिश की तो प्रेडिक्ट करते हुए उनके मुंह से एक नाम निकल गया। तो जो ही वो नाम निकला उसने कहा जी मैं वही बात कर रहा हूँ। अच्छा। साथ ही उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो मैं आपको आते ही वापस कर दूंगा। और उसने जस्ट टू उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उन्होंने फौरी तौर पे एक उनके साथ व्हाट्सएप के ऊपर एक बाहर के नंबर से एक चेक भी शेयर कर दिया कि ये चेक मैं आपको भेज रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक कि आप कंफर्टेबल रहें, हाँ इजी हो जाए। और 50,000 जो है ना फौरी तौर पे वो आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपके ये पैसे वापस कर दूँ। अब चूंकि वो उनको ये लग रहा था कि जिससे मेरी बात हो रही है वो तो मेरा बड़ा करीबी रिश्तेदार है और उसको पैसों की भी इमरजेंसी में ज़रूरत है, उन्होंने फौरी तौर पे ट्रांसफ़र कर दी। बाद में चल के लेटर ऑन उनको ये पता चला कि ये जो शख्स था जिसने उनको कॉल की हुई थी ये तो एक फ्रॉडस्टर था, इसने फ्रॉड किया है। और इस किस्म के जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो इस तरीके से लोगों को ट्रैप करते हैं। मतलब कितना इजीली उन्होंने कर लिया ना। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये कॉल आ जाती है कि आपका बेटा जो है वो अरेस्ट हो गया। वो लोग भी वेरीफाई नहीं करते। इसी तरह बहुत से लोगों को कोई मैसेज आ जाएगा जी गलती से आपके मोबाइल फोन पे कोड आ गया, प्लीज ये जरा कोड मेरे साथ शेयर कर दें। और अगर आपने कोड शेयर नहीं किया तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। और वो लोग भी बगैर वेरीफाई किए वो भी कोड ट्रांसफर करते हैं और पता चलता है उनके अपने अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो न्यूज को वेरीफाई करना सीखें। लोग जब न्यूज को वेरीफाई करना नहीं सीखेंगे तो लोगों के साथ इस किस्म के क्राइम जो हैं वो नहीं होने बंद हो सकते। साइबर क्राइम में रोकथाम की सबसे पहली बुनियादी जो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस है वो यही है कि सेल्फ अवेयरनेस है, ताकि आपको खुद ये आइडिया हो, खुद ये अंदाजा हो, फिर आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। अच्छा ज़ैन, ये जो सारी आप ये ट्रिक्स बता रहे कि कोड और ये सारा, ये कोई आम बंदे का तो काम नहीं होगा। देखिए आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसको अब आज के दौर में समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि आपके पास हर किस्म का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, हर किस्म की एप्लीकेशन अवेलेबल है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जेली स्क्रीनशॉट्स तैयार करना जानते हैं। वो एप्लीकेशंस ऐसी मौजूद हैं जो किसी के साथ चैट जो है वो बना के दिखा सकते हैं। है, कोई भी लोग ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिसके ऊपर आप जाएं और आपको जाके कोई भी एडिटेड तस्वीर आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि टेक्नोलॉजी ने चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं कि अब पहले होता था कि किसी ने टेक्नोलॉजी सीखनी होती थी वो कोर्सेज करता था, अब वो वाला दौर चला गया। अब तो एप्लीकेशंस का ज़माना आ गया। फोन्स, टेक्नोलॉजी ने सब चीज़ों को बड़ा आसान कर दिया है, लेकिन इसका मिसयूज़ जो है वो हमें आज बताने की ज़रूरत है कि जो इसका मिसयूज़ है वो एक क्राइम है। अपने पाकिस्तान को और अगर बाहर का बियॉन्ड पाकिस्तान का मवाजना करें तो हमारे साइबर लॉ में कितनी को मतलब तब्दीलियां आपको लगता है कि होने वाली हैं? देखिए साइबर लॉज के अंदर हमें इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है। सबसे पहली तब्दीली ये है, मैं समझता हूँ कि इस लॉ की जो लैंग्वेज है वो हमें बहुत आसान करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे इसका जो विक्टिम है वो एक आम शहरी है। लैंग्वेज से मुराद मेरा ये है कि जैसे अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। अब इसका जो एक्चुअल मतलब है वो ये है कि एक फेक अकाउंट जो है वो किसी ने बनाया है और उसके थ्रू वो किसी शख्स को डिफेम कर रहा है। सही है। इसी तरीके से अब मैं बाकी टर्म्स के ऊपर तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते, जैसे स्पूफिंग है, स्पैमिंग है, ये तो इसी तरीके से ही ये टर्म्स इस्तेमाल होंगी। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें जाके आसान लैंग्वेज में लॉ को एक्सप्लेन करना होगा। फिर उसके अलावा मैं समझता हूँ इसमें लॉ के अंदर हैकिंग की जो डेफिनेशन है वो शामिल नहीं की गई। हैकिंग एज एन ऑफेंस एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक शख्स जिसके साथ कोई भी क्राइम होता है तो वो अपनी दरख्वास्त का आगाज़ यहाँ से करता है कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया। लेकिन हैकिंग को लॉ के अंदर डिफाइन नहीं किया गया। इसी तरीके से जहाँ पे आप लॉज को पढ़ते हैं वहाँ पे आपको सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स में 3 लफ्ज मिलते हैं, पब्लिक, एग्जिबिट, डिस्प्ले और ट्रांसमिट। इनको एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है कि इनसे एक्चुअली इनका मतलब क्या है, क्योंकि जब हम इसकी जब डेफिनेशन को देखते हैं या जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है किसी की तस्वीर को वायरल करना इससे मुराद है। लेकिन अगर हम इसकी इन एक्चुअल डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली तो ये किसी को कोई डाटा भेज देना भी इस जुर्म में आ जाता है। लेकिन मजीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, मजीद इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि लॉ को हर 2 साल के बाद अमेंड होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉज हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है। जब टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदलती है तो लॉ के अंदर तब्दीली भी ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो सेक्शंस हैं जो कि इस लॉ के अंदर नॉन बेलेबल और
कॉग्निजेबल करार दिए गए वो सिर्फ 3 है, सेक्शन 10, 21 एंड 22। मजीद सेक्शंस को नॉन बेलेबल करार देना चाहिए, क्योंकि होता ये है इस किस्म के लॉज में हमने ये देखा कि लोग इन लॉज का लूप होल्स का फ़ायदा उठा लेते हैं और फिर उन लूप होल्स का फ़ायदा उठाने की वजह से वो बाहर आके फिर उन जो हरकतों को रिपीट करते हैं, उन क्राइम को रिपीट करते हैं, फिर वो लोगों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इस लॉ को इतना मजबूत बना दिया जाए कि कोई शख्स जो है वो इसका फ़ायदा ना उठा सके और मैक्सिमम पनिशमेंट्स जो हैं वो अदालतों से हों। इसी तरीके से हमें लॉज के अंदर पनिशमेंट बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अच्छा। जो स्पेशली जहाँ पे ख्वातीन की नाजेबा तस्वीरें लगा दी जाती हैं उनमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक करनी चाहिए। इसी तरीके से हमें ये देखना होगा कि जहाँ पे माइनर रिलेटेड जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वहाँ पे भी हमें पनिशमेंट बढ़ाने की जरूरत अच्छा, है। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो आपने कहा, इसकी कितने रेशो में आपके पास केसेस होते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि लॉ अभी नया है, 2016 में ये लॉ आया। ओके। इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये है कि माइनर की ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर लगा देना, जिसको हम कहते हैं कि काबिल इतराज़ तस्वीर लगा देना, ये वीडियो लगा देना। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बड़ा हीनियस क्राइम है और इसमें भी अगर देखा जाए तो सज़ा कम है, 7 ईयर्स की सज़ा है। और इसमें और इसमें ऑलरेडी एक केस है जिसमें सज़ा जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कोर्ट ऑलरेडी सुना भी चुकी है 7 साल की। तो इसमें देखें हमें ये भी देखना होगा कि बहुत सारी चीज़ों में अब हमें लॉज के अंदर हमें बहुत सारी जगहों पे काम करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदलती जा रही है। आज से 3 साल पहले बीइंग ए लॉयर जो मैं अदालतों में केसेस देखता था वो केसेस कुछ और थे, और अब जो केसेस आ रहे हैं उनमें टेक्नोलॉजी बड़ी लेटेस्ट इस्तेमाल हो रही है। उसमें लोग डिफरेंट तरीके से जो हैं उन क्रिमिनल एक्ट्स को कमिट कर रहे हैं। तो ज़रूरत यह है कि हम साथ साथ लॉ को भी अमेंड करते रहें। अच्छा, ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की आपने बात की, तो जब कोई ऐसा केस मिलता है तो क्या चांसेस होते हैं कि आप हर जगह से वो जो भी वीडियोस जो भी कुछ होता है, फिल्म्स, फोटोज जो भी कह लें उसको, किस हद तक आप उसको रिमूव करा लेते हैं? देखिए बात यह है कि जो अनलॉफुल कंटेंट के रिमूवल की बात है उसमें एक एप्लीकेशन होती है अंडर सेक्शन 37 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसमें अनलॉफुल कंटेंट के रिमूवल के हवाले से बात की गई है कि अगर कोई शख्स जो है अनलॉफुल कंटेंट को रिमूव करवाना चाहता है तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है। ऑब्वियसली वो FIA के पास एप्लीकेशन जाती है और FIA आगे रिक्वेस्ट करता है टू द PTA और फिर PTA उसकी रिमूवल की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। देखिए इसमें 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं कि जो जिन साइट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन एप्लीकेशंस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स भी मौजूद हैं। आप वहाँ पे भी रिपोर्ट करें तो वो रिमूव कर देते हैं। अच्छा, सही है। आप उनके ऊपर देखिए, मसला ये है कि हम जब एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं तो हम कभी भी जो उसके प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं उनको नहीं पढ़ते, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हम कभी भी नहीं पढ़ते। हमारा तो ये होता है कि बस अब हमने डाउनलोड कर ली, हमने फौरी इस्तेमाल करनी है, चेक मार्क और बस तो आगे सब। उसमें ये है कि अनलॉफुल कंटेंट कोई भी हो उसको आप उसको रिमूवल के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो ये एप्लीकेशंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुल्क में, ये एप्लीकेशन सारी फॉरेन एप्लीकेशंस हैं, बाहर के मुल्कों से चल रही हैं। सही है। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात इश्यूज भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप किसी जगह पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं या आप किसी, जैसे बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा कि जब हमने कोई एप्लीकेशन ऐसी फाइल की टू FIA तो उसमें बाज़ का थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, और उसमें टाइम लगने की वजह भी समझ आती है। उसमें वजह सबसे बड़ी ये होती है कि ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट होती है ये उन कंपनीज को की जाती है जो कि जिनके दफातर बाहर हैं। और देखें सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स आए थे, वो बड़े अच्छे रूल्स थे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। उनमें यही कहा गया था कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये अपने ऑफिसेज पाकिस्तान में ओपन कर लें, और उससे होना ये था कि जो इस किस्म का कंटेंट था वो रिमूवल का एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना था जिसमें उसको उन्होंने रिमूव करना था। तो ऑब्वियसली लॉ में अभी मजीद, जैसे मैंने कहा, बेहतरी की भी ज़रूरत है, और बाज़ का साइबर लॉज में इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बड़ा इशू आ जाता है। ऑलरेडी बस तो बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज के हमारे मेहमान हैं ज़ैन कुरैशी, साइबर लॉ एक्सपर्ट। तो ज़ैन, मुझे बताएं कि जैसे हमारे पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं इसमें फ़ैसला आते आते तो बंदा फौत हो जाता है, फिर उसका फ़ैसला सुनाई दिया जाता है, ठीक है? तो क्या साइबर कोर्ट्स में भी इसी तरह से होती है, कोई परफेक्ट कोई मतलब लाइक डेडलाइन या ड्यूरेशन होती है? देखिए बात यह है कि हमें, जब हमने लॉ की अमेंडमेंट के हवाले से बात की तो वहाँ पर हमें अपने अदालती निज़ाम में भी बेहतरी लानी होगी। हमें फ़ैसले
डिसीजंस के हवाले से हमें इस लॉ के अंदर भी ये अमेंडमेंट ज़रूर शामिल करनी चाहिए, जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड कर दें इस तरह के केसेस को के डिसीजन का। ओके। क्योंकि होता ये है कि आमतौर पे साइबर क्राइम के केसेस में ये देखा गया कि लोगों को बाज़ औक़ात इतना प्रेशराइज़ कर दिया जाता है कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात तो वो अपने लॉयर्स के साथ भी कंसल्टेशन नहीं करते, उनके साथ भी मशवरा नहीं करते। और बहुत सारे लोगों के साथ बाद में ये देखा गया कि जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो उनके साथ वो क्राइम दोबारा रिपीट हो गया। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि एक तो फौरी तौर पे हमें इसकी एक एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम पीरियड रखना चाहिए इस तरह के केसेस के फाइनल डिसीजन के लिए। सेकेंडली हमें ये देखना होगा कि इस किस्म के केसेस के अंदर जो विटनेसेस हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल। और फिर एक जो लोगों को अनड्यू प्रेशराइज करके, विक्टिमाइज करके, उनकी फैमिलीज़ को प्रेशराइज करके उनको सुलह करने पे मजबूर कर दिया जाता है, हमें इस सिस्टम को निगेट करने के लिए हमें अपनी अदालती निज़ाम में बेहतरी लानी होगी। देखें, अब अदालतें ये तो नहीं कहती कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अदालतें तो ये कहती हैं कि जी ठीक है, आप केस अपना प्लीड करो मेरिट पे, ठीक है, प्रोसिक्यूशन की जो ड्यूटी है वो प्रोसिक्यूशन पूरी करे, जो लॉयर्स की ड्यूटी है वो लॉयर्स अपनी ड्यूटी पूरी करें, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करें। लेकिन अगर कोई विक्टिम है वो अपना केस आउट ऑफ द कोर्ट खुद ही सेटल कर लेता है और वो अदालत में आके कह देता है कि मैं अपना केस नहीं चलाना चाहता, तो अदालतें उसको मजबूर तो नहीं करेंगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें या तो लॉ के अंदर प्रॉपर तरीके से देखना होगा कि हम क्या अमेंडमेंट ला सकते हैं, या फिर हमें ये देखना होगा कि ऐसे केसेस के अंदर हम कैसे इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्राहम कर सकते हैं कि इनका जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाए, कि यहाँ पे इनको ये मालूम हो जाए कि अगर इन्होंने 6 मंथ्स तक भी अपना केस प्रॉपर तरीके से फॉलो अप किया तो उसी के दौरान इनका फैसला भी हो जाएगा। और उस दौरान जो है, और मेरा ये मानना है कि जब आप कोई एलिगेशन लगाते हैं या कोई भी आप ये समझते हैं कि आपके साथ ये काम गलत हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि उस काम को फिर आपको प्रूव करना चाहिए, उस केस को आपको एंड तक लड़ना चाहिए, अपने आप को ये साबित करने के लिए कि जो आप कह रहे थे कि वो ठीक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें डरने वाली क्या बात है, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली क्या बात है। अच्छा ज़ैन, एक और सवाल मेरे यहाँ आपसे है कि अब व्हाट्सएप को तो ज़माना है, हर एक के पास मोबाइल हो, व्हाट्सएप तो उसमें इंस्टॉल है, तो व्हाट्सएप पे बड़े फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, लिंक्स आते हैं जिस पे लिखा होता है हेयर्स योर वीडियो, और उस पर तो अक्सर मैंने भी टैप करते करते रुके नहीं भाई मैंने नहीं टैप करना, मेरी कौन सी वीडियो, तो उनको टैप करके फिर हमारा सारा डाटा क्या वाकई अगले बंदे तक पहुँच जाता है? जी देखिए, ऐसे कोई भी जो अनवांटेड मैसेजेस होते हैं इनको मत ओपन करें। ओके। ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते हैं, इनको मत ओपन करें। होता ये है कि जब हम इस किस्म के ट्रैप में आ जाते हैं तो बाज़ औक़ात ये बिल्कुल देखा गया कि लोगों के अकाउंट भी हैक हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया कि बाद में लोगों के मिलियंस की फॉलोइंग होती है, वो ख़राब हो जाती है, वो अकाउंट हैक हो जाते हैं, किसी और के पास चले जाते हैं, किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है। तो इसमें बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई ऐसे मैसेजेस को आप मत सेलेक्ट करें, मत उनको ओपन करें। और कोशिश यही है कि सेल्फ़ अवेयरनेस में का ये टॉपिक है कि इसमें आप कोशिश ये करें कि ऐसी किसी भी चीज़ को ओपन मत करें जिसके बारे में आपको ये पता है कि ये जो लिंक है ना आपसे कोई मुतल्लिका है, ना इसका आपसे कोई लेना देना है। लेकिन फिर भी ना एक क्यूरियोसिटी होती है यार, किसी ने भेजा और इसको टैप तो करना बनता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि होता ये है कि हम बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें जिनमें हम दिलचस्पी ले रहे होते हैं, उनमें जो ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी है उसमें मैंने ये देखा लोगों के साथ हमेशा फ्रॉड निकल आता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स के साथ बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ अपना डाटा शेयर करते रहते हैं, जो उनको कुछ अरसे बाद पता चलता है कि ये तो लड़की नहीं थी, ये तो लड़का है, और वो उनके साथ फ्रॉड करता रहा। इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ये देखा गया कि बहुत सारे लोग जो थे उनको अपने ही उनके दोस्तों ने ट्रैप किया हुआ था, उनको अपने किसी जानने वाले ने ट्रैप किया हुआ था। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग जो है वो जल्दी बिलीव कर लेते हैं। असल में मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट की दुनिया ने किया कुछ ऐसा कि लोगों को बहुत जल्द ट्रस्ट करना सिखा दिया। हाँ। उसकी वजह से होता यह है कि ताल्लुक बनता भी जल्दी है और ताल्लुक ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। और इंटरनेट ने किया एक ये भी काम कि पहले ये होता था कि लोग किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते थे। इंटरनेट की वजह से, अब सोशल मीडिया की वजह से लोग जल्दी नए दोस्त भी बनाते हैं, जल्दी वो दोस्तियाँ ख़त्म भी हो जाती हैं और जल्दी दुश्मनियाँ भी बन जाती हैं। क्योंकि इंटरनेट ने हमें, नो डाउट इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब इस पे हम बात करते हैं सोशल मीडिया की एक दुनिया की, तो वहाँ पे ये देखा गया कि लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे को बगैर जाने ही
ऐड करना स्टार्ट कर दिया, उनके साथ गुफ्तगू करनी स्टार्ट कर दी, उनके साथ अपना डाटा शेयर करना स्टार्ट कर दिया। और अगर हम आम जिंदगी में देखते हैं तो हमें कोई स्ट्रेंजर आके हमारे साथ बात करने की भी कोशिश करे तो हम उसके साथ बात नहीं करते। बिल्कुल ऐसा है। जबकि सोशल मीडिया में अगर हम चले जाएं तो वहां पे लोग एक दूसरे के साथ नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, लोग गुफ्तगू भी करते रहते हैं। हाँ। और कई साल गुफ्तगू करते रहते हैं। और बाद में जब कभी उनके साथ फ्रॉड कमिट हो जाता है या उनको पता चलता है वो जिस शख्स के साथ बात कर रहे थे वो पैसे लेके जा चुका है और अकाउंट उसने डीएक्टिवेट कर दिया है, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जैसे आप रियल वर्ल्ड में चीज़ों को लेकर चलते हैं, आप रियल वर्ल्ड में जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं कि आप मोहतात रहते हैं, दोस्तियां इतनी आसानी से नहीं करते, ऐसे ही आपको सोशल मीडिया पे भी बिहेव करना चाहिए। और देखें, आप आज से 20 साल पहले जब आप देखेंगे, जब ऑब्वियसली हम स्कूल एंड कॉलेजेस में थे, तो हम ये देखते थे कि किसी शख्स का किसी दूसरे शख्स के साथ राब्ता इतना आसान नहीं था। राब्ता इसलिए भी आसान नहीं था क्योंकि मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, इंटरनेट मौजूद नहीं था। अब तो वो दोस्त जो 20 साल पहले हमारे साथ स्कूल में भी पढ़ते थे, हम आसानी से उनके साथ भी आज राब्ता कर लेते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आके सिर्फ एक एहतियात की ये ज़रूरत है कि हम जो स्ट्रेंजर्स के साथ हम गुफ्तगू में आ जाते हैं या जिनको ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ से हमारी प्राइवेसी जो है वो मैं समझता हूँ वायलेट हो जाती है, तो उसके ऊपर हमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा ज़ैन, किस नौयत के केसेस आपके पास ज़्यादा आपको सुनने को मिलते हैं, डिफेमेशन के, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के या ऑनलाइन फ्रॉड के? देखिए, ज़्यादातर जो लोगों के साथ केसेस हैं वो तो सोशल मीडिया रिलेटेड जो केसेस होते हैं। बीइंग ए लॉयर, हमें तो जो केसेस ज़्यादा अभी तक देखने को या सुनने को मिलते हैं वो सोशल मीडिया रिलेटेड ही हैं। और सोशल मीडिया रिलेटेड में भी डेफेमेशन, जिसमें लोग अक्सर औकात ये कहते हैं कि हमारे बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन लगा देगी। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड की तादाद भी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें देखें, ऑनलाइन फ्रॉड की तादाद इसलिए ज़्यादा है कि वो अब आम क्राइम से ज़्यादा आसान है कमिट करना। आम क्राइम इसलिए कमिट करना मुश्किल हो चुका हुआ है क्योंकि अब हर जगह पे सीसीटीवी कैमराज अवेलेबल हैं, हर जगह पे जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। तो लोगों ने आसान रास्ते ऑप्ट किए, लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हर किस्म का, जैसे एटीएम, इवन लोगों के साथ एटीएम कार्ड के फ्रॉड हो जाते हैं। डिवाइसेस इंस्टॉल होती हैं जो उनके कार्ड्स को रीड आउट कर लेती हैं, वहाँ से पैसे जो हैं उनके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स को जो है हैक कर लिया जाता है। तो ऑनलाइन फ्रॉड भी उसी तरीके से लोगों के साथ कमिट हो रहा है। ऑब्वियसली देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा एक इशू, एक इशू है जो कि हम फाइनेंशियल फ्रॉड की ही एक तरह की किस्म है। उसमें यह है कि लोगों ने अपने पास एम्प्लॉयज रखे होते हैं जो उनका सारा काम देखते हैं, जो उनका सारे का सारा जो डाटा है वो मेंटेन करते हैं। अब कंपनीज में ज़्यादातर लैपटॉप्स इस्तेमाल होते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। अब सारे का सारा काम जो पेपर वर्क से शिफ्ट होकर चला गया है आपका कंप्यूटर की तरफ, आपके लैपटॉप्स की तरफ। अब जो ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं वो ये देखने में आ रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि जो डाटा है वो हमारा एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चला गया है और उसने वो डाटा शेयर कर दिया है हमारे कंपेटिटर के साथ। अब देखें, ये भी एक जुर्म है कि जब आप अपने एम्प्लॉयर का जिसके पास आप काम करते रहे हैं और आप बाहर निकल के उसी का डाटा उसके कंपेटिटर के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दें। और वो डाटा जिसको तैयार कराने के लिए उसने बहुत सारी मेहनत की, उसने पैसे लगाए, और वो उसके किसी क्लाइंट का एक प्राइवेट डाटा था, आपने उस डाटा को बाहर निकल के शेयर कर दिया लोगों के साथ, उसके कंपेटिटर के साथ शेयर कर दिया। फिर आपने उन तक वो तमाम इंफॉर्मेशन फाइल्स जो थी, जो ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल थी। इवन लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपने जो मालिक होता है जिसके पास काम कर रहे होते हैं, ओनर जिसके पास काम कर रहे होते हैं, वो बाज़ औक़ात उसकी क्लाइंट्स की लिस्ट भी अपने उनके कंपेटिटर्स को दे देते हैं कि इन क्लाइंट्स के साथ वो राब्ते में था। और कहीं बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया जहाँ पे कुछ लोग बाकायदा तौर पे उनके कंपेटिटर्स ने इसीलिए अपनी कंपनी में रख लिए कि ये हमारे साथ अपने जो इनका एक्स एम्प्लॉयर है उसका डाटा हमारे साथ शेयर करेंगे। तो देखें, यहाँ पे ये बात भी बताने की कि जिसके पास आप काम करें, कोशिश करें कि जब आप उसके पास काम छोड़ भी दें तो ऑनेस्टली जो है उनका जो आपके पास लैपटॉप्स उनके मौजूद हैं, उनके जो डाटा आपके पास मौजूद हैं, वो आप उनको वापस करके आएँ और उसको कभी इस्तेमाल मत करें, उसको कभी उनके कंपेटिटर को ना प्रोवाइड करें, क्योंकि ये इन केसेस की तादाद भी अब ज़्यादा है जहाँ लोगों ने क्या किया, अपने जो इस किस्म के जो डाटा थे वो आके बाहर मार्केट में लोगों को देना स्टार्ट कर दिए। तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, फाइनेंशियल फ्रॉड की किस्म है।
अच्छा चैन साइबर लॉ की फील्ड में जो कोई नया आने वाला हो, आप उसको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, मैं हर एक जो नौजवान है जो लॉ प्रोफेशन में आना चाहता है, मैं उसको एक ही मशवरा दूंगा, वो ये है कि वो हार्ड वर्क करे, वो मेहनत करे और पेशेंस रखे। पेशेंस सबसे बड़ी जो इस वक्त हमें ज़रूरत है या जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आप ये ज़रूर सोचें कि आपका गोल क्या है, लेकिन ये याद ज़रूर रखें कि उस रास्ते पे चलते हुए जो मुश्किलात आएंगी, जो तकलीफ़ें आएंगी, जो आपको एक मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा, उसके बाद जो वो गोल है वो एक टाइम पे आके आपको ज़रूर अचीव होगा। लेकिन जो पॉजिटिविटी है उसको मत छोड़ें और अपनी वैल्यूज़ को भी ना छोड़ें, अपने रूल्स को भी ना छोड़ें। कुछ वैल्यूज़, कुछ रूल्स अगर आपके साथ साथ चलेंगे, अगर आप उनको बनाएंगे तो उसी तरीके से आप जल्दी सक्सेस तक पहुंचेंगे। और होता ये है कि इस प्रोफेशन में जो कामयाबी का जो अभी तक मुझे जो बात समझ आई है वो ये समझ आई है कि आपको काम आता हो, आपको अपने काम के ऊपर आपको लॉ आता हो, आपकी काम के ऊपर प्रॉपर ग्रिप हो, आपको मेहनत करनी आती हो, आपको ये पता हो कि आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके रूल्स क्या हैं। मैं नहीं मानता कि अगर वो शख्स मेहनत करता रहे तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। मेहनत जारी रखें और कामयाबी के लिए कोशिश करते रहें, लोगों के काम आएं, लोगों की दुआएं लें, वालिदैन की दुआएं लें, बड़ों की दुआएं लें। जिन लोगों के लिए आप मेहनत करेंगे, जिन लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए आप जो है काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उन लोगों से फिर आपको दुआएं भी मिलेंगी। और कोशिश ये करें कि कभी भी शॉर्टकट्स की तरफ मत जाएं। हमेशा अपना जो फोकस है वो इस चीज़ पे रखें कि आपने मेहनत करनी, रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ये सोचें कि आपका काम है कि अगर आपके पास एक फ़ाइल आ गई है ना, मेरी ये कोशिश होती है कि अगर मेरे पास फ़ाइल आ गई है, मैं उस फाइल को पढ़ता हूँ, मैं उस फाइल पे अपनी पूरी मेहनत करता हूँ। मुझे उसके ऊपर जो रेलिवेंट लॉज मैं ढूंढ सकता हूँ या जो मेरी टीम ढूंढ सकती है, वो उन रेलिवेंट लॉज को ढूंढते हैं। मैं उन रेलिवेंट लॉज को खुद भी सर्च करता हूँ, मैं फाइल को पढ़ता हूँ, और जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि मेरी तैयारी मुकम्मल है, तब तक मैं अदालत में नहीं जाता। और मुझे ये पता होता है कि अगर ये सुबह मेरा केस है और इसमें मैंने पेश होना है, तो मैंने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने उसकी तैयारी मुकम्मल की होती है। और मैं इसी तरह ही तैयारी करता हूँ उस केस की, जिस तरह वो केस जैसे मेरे पास पहले दफ़ा कोई केस आया था और जैसे मेरे पास अब केस आता है, तो मैं उसी लगन के पैशन के साथ, और मैं ये कहीं नहीं अपने माइंड में ये रखता कि ये जो केस है ये बड़ा मुश्किल केस आ गया, या ये केस ऐसा है, या इसमें मैं एफर्ट्स जो हैं वो प्रॉपर 100% अपनी देता हूँ। और मैंने आपको बताया, रिजल्ट्स के बारे में मैं इसलिए नहीं सोचता, क्योंकि जब आप रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो ना, तो फिर आप बाज़ औक़ात अपनी तैयारी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। आप बाज़ औक़ात कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो कि यार मैं इसका ये तो ऐसे भी हो सकता है, तो उससे आपकी तैयारी इफेक्ट हो जाती है। आपका काम है तैयारी करना, आपका काम है डेडिकेशन के साथ अपना मेहनत करते रहना, और आपका काम है कि आप सिर्फ जो है ना वो ये सोच के रखें कि आपने पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है। और फिर उसके बाद अगर आप इस तरीके से जाएं, तो मेरा ख्याल है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। Viewers, so this is all for today. I'll catch you all with a new mehman and a new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.